नाजरीन, कभी आपने सोचा कि अब से चंद साल बाद दुनिया में किस किस्म के क्राइम और टॉर्चर होंगे? कैसे मेटावर्स की लॉन्चिंग के बाद चोर और सिपाही की आम सी कहानी पेचीदा पेचीदा और पेचीदा तर होती जाएगी? कैसे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर एक आम आदमी के लिए मेटावर्स लेंस जरूरी करार दे दिए जाएंगे? और उन लेंसेज के रास्ते एक आम आदमी के साथ क्या कुछ हो सकता है? इस सारे खौफनाक फ्यूचर की एक छोटी सी झलक हमें फिल्म में नजर आती है, जहां गवर्नमेंट पूरी स्टेट में ऐसे आइलैंड्स जरूरी करार दे देती है जो वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड का एक दिलचस्प कॉम्बिनेशन इंसान को दिखाते हैं। इस स्टेट में लोगों के बेशुमार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोग्रामिक फ्रेंड्स होते हैं। इसके अलावा जो लोग रियल लाइफ में मर जाते हैं वो वर्चुअल लाइफ के जरिए अपने अजीजों अकारब के साथ जिंदा रहते हैं। लोग इस लेंस के जरिए कई कलरफुल सुबहें और शामें देखते हैं। टाइम ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन या फिर स्पेस में घूमने जैसी नामुमकिन ख्वाहिशात यहाँ हर लम्हा तकमील के लिए सर झुकाए मौजूद रहती हैं। और गवर्नमेंट इस लेंस को स्टेट में जरूरी इसलिए करार देती है क्योंकि ये इंसान की सोच पढ़ने की सलाहियत रखता होता है। यूं जहां मुल्क भर के लोग हैंड फ्री होकर एडिटिंग, रिकॉर्डिंग या डाटा एंट्री का काम सिर्फ सोचते हैं और काम हो जाता है, वहीं गवर्नमेंट एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के जरिए लोगों के दिमाग में चलने वाले ख्यालात पर नजर रखती है। इसी तरह लोग इस लेंस को लगाने के बाद जो कुछ भी देखते हैं वो सारे मनाजर बराह रास्त सरकारी इंटेलिजेंस एजेंसीज देख रही होती हैं। यूं पूरी स्टेट में क्राइम रेट एकदम जीरो हो जाता है। अगर कहीं कोई गवर्नमेंट के खिलाफ महज सोच भी रहा होता है तो एजेंसीज फकत 5 मिनट में बंदा गायब कर देती हैं। नाजरीन, इतने सख्त तरीन हालात में जुर्म की एक नई शक्ल जन्म लेती है। यूं पूरी फिल्म में तजस्सुस, जुस्तजू और हैरत अंगेजी की ऐसी ताल बैठती है कि देखने वाला दंग रह जाता है। और यही कहानी दुनिया का फ्यूचर भी है। फिल्म की मुकम्मल स्टोरी में क्या कुछ होता है, यही सब कुछ आज हम जानेंगे। माजरत के साथ स्टोरी थोड़ी लॉन्ग है। दरअसल इसमें ऐसा है कि हर एक सीन के अंदर से दूसरा सीन निकलता है, तो फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं थी कि मैं इसको शॉर्ट करता या मैं इसको थोड़ा बहुत एडिट करता। ये इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म है। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि alkhalis.pk मेरा ऑनलाइन फूड स्टोर है, जिस पर आप घर बैठे मेरे गांव का खालिस देसी घी, मिर्च मसाला और तमाम ड्राई फ्रूट्स मुनासिब कीमत पर आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा मिल्क फ्रूट के नाम से दिमागी काम करने वालों के लिए हमारी एक शानदार प्रोडक्ट है जो एजुकेशन और ऑफिस से मुतल्लिका लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद की गई। मजीद अलखालिस नाम से मेरा दूसरा चैनल भी है। बिजनेस साइट और चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से आप क्लिक कीजिए और विजिट जरूर कीजिए। अगर कुछ खरीदना हो तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। नाज़रीन, फिल्म एनोन में मेटा लेंस को सरकारी सतह पर लागू करने के बाद सीक्रेट सर्विस दी ग्रेन के पास क्राइम केसेस तकरीबन जीरो हो चुके थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 24 घंटे लोगों के ख्यालात का डाटा एनालिसिस और स्टोर करने में मसरूफ थी। कत्ल होने वालों के लेंस की आखिरी रिकॉर्डिंग से कातिल पकड़े जा रहे थे और कानून से भागने वाले भगोड़ों को जमीन की तहों से निकाला जा रहा था। मेटा लेंस की बदौलत पूरा मुल्क ट्रांसपर्ट हो चुका था। ऐसे में इंटेलिजेंस ऑफिसर सेल सुबह अपनी ड्यूटी के लिए निकलता है तो उसका मेटा लेंस हर नजर आने वाले शख्स की हस्बे मामूल डिटेल शो कर रहा था। ऐसे में अचानक एक लड़की उसके पास से गुजरती है जिसका कोई डाटा शो नहीं हो रहा था। सेल इस बात को नोटिस करते हुए इंटेलिजेंस हेड ऑफिस पहुंच जाता है। सेल बतौर इंटेलिजेंस ऑफिसर अपने इलाके में होने वाले किसी भी कत्ल की तहकीकात का जिम्मेदार था। अब ऑफिस में कदम रखते ही उसे शहर में एक कत्ल की इत्तला मिलती है। वो फौरन अपने असिस्टेंट चार्ली और टीम के साथ जाए वारदात पर पहुंचता है, जहां एक बिजनेसमैन जेम्स की लाश पड़ी थी जिसे माथे पर शूट किया गया था। सेल को हस्बे मामूल ये केस भी हलवा ही नजर आया। उसने जेम्स की मुर्दा आंखों पर चढ़े लेंस को एक्सेस करने का हुक्म दिया, क्योंकि हर मकतूल अपने कातिल को मरने से कबल देखता जरूर है। मगर ये क्या,
मेमोरी में हम जेम्स को मरने से कबल किताब पढ़ते देखते हैं, मगर फिर अचानक उसकी आंखों का मंजर क्रैश होकर बदलता है और जेम्स वही देखने लगता है जो कातिल देख रहा था। अब कातिल जेम्स के पीछे मौजूद था। यूं जेम्स मरने से कबल खुद को ही देख रहा था और फिर उसे कोई शूट कर देता है। ये अपनी नौयत का सबसे अनोखा किलिंग केस था, जिसमें कातिल ने खुद को छुपाने के लिए इस मेटा लेंस को हैक कर लिया था और मरने वाले को मरने से कबल वही कुछ दिखाया था जिसे कातिल खुद देख रहा था। अभी इस कत्ल का मामला बीच में ही था कि एक ऐसे मजीद कत्ल की इत्तला मिलती है। यू इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में चार्ली, सेल और लेस्टर दिगर खुफिया इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग करते हैं, जिसमें कत्ल होने वालों की आखिरी रिकॉर्डिंग बार बार देखकर एनालिसिस किया जाता है। अब ये बात तो तय थी कि कातिल एक माहिर हैकर था, मगर था वो कौन? अब सेल को अचानक उस लड़की का ख्याल आता है जिसे उसने कल ऑफिस आते हुए रास्ते में देखा था। कहीं कातिल वो तो नहीं? ये कहकर वो उस लड़की की विजुअल फाइल चार्ली और लिस्टर के साथ शेयर करता है। यानी शक के पहले दायरे में इस लड़की को रख लिया गया। अब सेल ने उसे जब देखा था तो उससे आगे और पीछे जितने भी लोग थे, एजेंसी ने सबके लेंस का डाटा निकाल लिया। यानी अब वो उस लड़की तक पहुंचना चाह रहे थे। लेकिन ये क्या, अचानक उस लड़की की विजुअल फाइल डिलीट हो जाती है। सेल, चार्ली और लेस्टर के लेंस भी फाइल लॉस्ट का सिग्नल देते हैं। इसी तरह बाकी लोगों की तरफ से भी यही सिग्नल मिलता है। यूं इस लड़की पर एजेंसी का शक मजीद बढ़ जाता है। सेल रात को घर आकर सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शहर में फूटी इस जुर्म की नई शक्ल ने उसकी नींद तकरीबन उड़ा दी थी। और इसी दौरान उसे ऑफिस से चार्ली की कॉल आती है कि शहर के मशरकी इलाके में 2 लड़कियों को मार दिया गया है और इस वारदात में भी कातिल ने पहले उन लड़कियों की आंखों को हैक किया, फिर उन लड़कियों ने खुद को मरते हुए देखा है। सेल फौरी मौका वारदात पर पहुंचता है, जहां एक बूढ़ी औरत के बकौल एक लड़की इन लड़कियों से मिलने आई और उसके बाद उसने गन चलने की आवाज सुनी। लेकिन कत्ल उस लड़की ने किया या किसी और ने किया, ये वो नहीं जानती। यानी नाजरीन, अब पहली बार ये वाज़ेह हुआ कि इस खेल में कोई फीमेल कैरेक्टर शामिल है जो इस सारे खेल को सर अंजाम दे रही है। सेल अभी जाए वारदात को मुख्तलिफ जावियों से देख ही रहा था कि अचानक एक और गोली चलती है। सेल भागकर देखता है तो एक सिक्योरिटी एहलकार जमीन पर औंधे मुंह गिरा आखिरी सांसें ले रहा था। सेल गुस्से से पागल हो जाता है और घर से बाहर कातिल के पीछे लपकता है। अब नाजरीन, घर की लोकेशन ऐसी थी कि कातिल सिर्फ एक ही जगह से बचकर निकल सकता था और वो जगह थी अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन। अब सेल जैसे ही अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन की सीढ़ियां उतरने लगता है तो अचानक उसकी आंखों के विजुअल बदलने लगते हैं और सीढ़ियां सीधी के बजाय उनमें एक जगह पर ठहराव नजर आता है। चूंकि सेल की स्पीड तेज थी तो वो लड़खड़ा कर मुंह के बल गिरता हुआ स्टेशन के फर्श पर आन गिरता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि अभी ये सब कुछ क्या हुआ था। अब वो सामने ट्रैक पर ट्रेन खड़ी देखता है जिसका दरवाजा बंद हो रहा था और वो चलने वाली थी। वो जल्दी से उठकर ट्रेन में घुसने की कोशिश करता है तो अचानक दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेन उसे नीचे देती देती रह जाती है। फिर वो देखता है कि दरअसल इस स्टेशन पर सिर्फ एक ही रेलवे ट्रैक था जिस पर ट्रेन अभी अभी आकर रुकी ही थी। जिस ट्रेन में उसने घुसने की कोशिश की थी, दर हकीकत वहां कोई ट्रेन थी ही नहीं। हैकर सेल की आंखों को हैक कर चुका था और रियल सीन को एडिट करके सेल को दिखा रहा था, जिससे वो ट्रेन के नीचे आते आते बचा था। वो ऑफिस पहुंचकर चार्ली और लेस्टर को अपने साथ बीती सारी कहानी सुनाता है, लेकिन वो यकीन नहीं करते। उनके ख्याल में हैकर इतना जदीद नहीं हो सकता कि आनन फानन असल सीन को ही एडिट कर मारे। सेल उन्हीं इस सारे मामले के विजुअल फाइल दिखाने के लिए भेजता है तो उसमें सब कुछ ओके था, कहीं कोई सीढ़ियां एडिट नहीं होती और ना ही वो ट्रेन नजर आती है जिस पर सेल ने चढ़ने की कोशिश की थी। सेल अब खुद परेशान हो जाता है कि ऐसा चारा, ऐसी परेशानी तो उसे कभी दस्तयाब नहीं हुई। दूसरी तरफ एजेंसी इस लड़की को खोजने में लगी हुई थी जिसकी कोई सरकारी शनाख्त मौजूद न थी और ना ही वो दोबारा कभी कहीं देखी गई थी। जबकि सेल अपने मन ही मन में कंफर्म कर चुका था कि कातिल अगर कोई है तो वो यही लड़की है।
बस जरा सबूत मिलना बाकी है। अब नाजरीन, अब कत्ल होने वालों पर तहकीक में ये बात सामने आई कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनके बारे में वो चाहते थे कि किसी को पता न चले। यहाँ तक कि मेटालेंस के जरिए जो सरकार को रिपोर्ट पहुंच रही है वो उसको भी डिलीट करवाना चाहते थे। अब एजेंसी फैसला करती है कि सेल एक अंडरकवर ब्रोकर बनकर क्राइम करेगा और फिर उस क्राइम का डाटा डिलीट करवाने के लिए ब्लैक मार्केट में ऐड देगा। यकीनन इस तरह कातिल उसे मारने के लिए आएगा जरूर और एजेंसी उसे धर लेगी। अब प्लान के मुताबिक सेल एक अंडरकवर रंगीन मजाज ब्रोकर बन जाता है। वो एक तवाइफ के साथ ताल्लुकात कायम कर लेता है। अब वो ये तासुर देता है कि अगर ये प्राइवेसी, अगर ये राज उसकी बीवी को पता चल गया तो उसकी बहुत खरामी आएगी। लिहाजा वो एक ब्लैक मार्केट साइट पर अपनी प्रॉब्लम लिखकर शेयर करता है कि कोई है जो मेरे लेंस को हैक करके इसमें से डाटा को डिलीट कर सके। सेल को कई एक रिस्पॉन्स आते हैं, लेकिन फिर एक रिस्पॉन्स आता है जिसमें हैकर का नाम एनोन था। सेल को ये नाम थोड़ा अजीब लगता है और वो उसी हैकर को हायर कर लेता है। अब मुकर्रर टाइम पर सेल अपने घर में पिस्टल के साथ रेडी था और लेस्टर भी अपने साथियों के साथ पर्दे के पीछे छुपा हुआ था कि दरवाजा खुलता है और कोई अंदर दाखिल होता है। सेल देखता है कि ये तो वही लड़की थी जिसकी इन्हीं तलाश थी या जिस पर कभी शक था, लेकिन वो उसे आनन फानन गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। अगर वो सेल को मारना चाहती तो उसे धर लिया जाता या फिर एजेंसी सेल के जरिए उसे किसी को कत्ल करने का टास्क देती और ऐन मौका पर उसे सबूत के साथ पकड़ लिया जाता। अब रास्ते दोनों थे, इंतखाब इस लड़की ने करना था। नाजरीन, मुलाकात शुरू होते ही एनोन ने सेल से कहा कि मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूँ, तुम मुझे मेमोरी का जितना हिस्सा डिलीट करने का कहोगे मैं सिर्फ वही करूंगी, मुझे उससे आगे या पीछे झांकने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये बात सुनकर सेल को थोड़ा इत्मीनान होता है, क्योंकि अगर वो लड़की आगे या पीछे मेमोरी में झांकती तो यकीनन सच तो फिर ये था कि वो एक स्टॉक ब्रोकर नहीं बल्कि एक सीक्रेट एजेंट था। एनोन अपनी आंखों से सेल की आंखों को हैक करती है और उसकी तमाम क्राइम रिकॉर्डिंग को इस तरह से एडिट करती है कि सिर्फ फ्रेम ही बाकी रह जाता है। फ्रेम के अंदर से वो तवाइफ रिमूव हो जाती है और ये वाकई ही बहुत हैरत अंगेज और लाजवाब एडिटिंग थी। अब एनोन की इतनी महारत देखने के बाद सेल उससे अंदर ही अंदर बहुत मुतासर होता है और सोचता है कि हर रंगीन मिजाज आदमी के साथ एनोन जैसी एडिटर जरूर होनी चाहिए, जिसकी बदौलत घर वालों को लगे कि बंदा बहुत एक्सरसाइज लवर है। एनोन ने खैर ऐसा कोई साइन नहीं दिया जिससे उसका सेल को कत्ल करने का इरादा जाहिर होता हो, यानी एनोन एक दूसरे रास्ते का इंतखाब कर चुकी थी। लिहाजा सेल उससे गपशप करने की कोशिश करता है, जिसका वो हाँ ना में जवाब देती है। काम खत्म करने के बाद वो वापस जाने के लिए लौटती है तो सेल को कहती है अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लो वरना मैं तुझे शूट कर दूंगी, और वो अपना पिस्टल निकाल लेती है। लेस्टर और सेल देखते हैं कि ये वैसा ही पिस्टल है जैसा हैकर किलर यूज कर रहा था। सेल दीवार की तरफ मुंह कर लेता है और अचानक एक गोली चलती है। सेल पीछे देखता है तो वहां कोई भी नहीं था और लेस्टर शीशे के पीछे से निकलकर कहता है कि सेल वो हमारी आंखों के सामने गायब होगी। दरअसल एनोन गायब नहीं होती, बल्कि वो ऐसी कमांड देती है जिससे इर्द गिर्द देखने वाले सब मेटालेंस की नजरों से वो ओझल हो जाती है। और अब एजेंसी के हाथ सिर्फ उस लड़की से हुई चंद मिनट की मुलाकात ही लगी थी, जो कुछ वक्त बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाती है। अब इसी दौरान शहर में 2 मजीद कत्ल हो जाते हैं और एजेंसी पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इन्हें हर सूरत कातिल को तलाश करना था। अब एजेंसी एक हैकर को हायर करती है जिसका नाम साइरस होता है। ये याद रखिएगा, ये कहानी का बहुत अहम किरदार है। साइरस एजेंसी के सामने जाने माने हैकर्स की तस्वीरें शो करता है, जिसमें एक एनोन भी होती है। सेल साइरस को एनोन के डाटा स्ट्रीम को हैक करने का बोलता है कि वो इस वक्त क्या देख रही है। साइरस एनोन की विजुअल स्ट्रीम को हैक करता है, एक्सेस करता है, तो वो एक घर में थी और उस घर की लोकेशन ब्लॉक होती है। साइरस कहता है कि जब तक ये खिड़की से बाहर नहीं देखेगी हम अंदाजा नहीं कर सकते कि ये इस वक्त शहर के किस हिस्से में और किस घर में है। सेल कहता है कि हम सारी रात उस लम्हे का वेट करेंगे जब ये थक कर खिड़की से पार घर से बाहर देखेगी।
अब एजेंसी के लोग एनोन के विजुअल लाइव स्ट्रीम को देखने लगते हैं। वो तमाम रात अपने क्लाइंट्स के कारनामों को एडिट करती है, किसी को एक्सरसाइज लवर तो किसी को बहुत मजहबी और शरीफ इंसान बनाती है। किसी ने सारा पर्चा नकल किया होता है तो वो उसे ईमानदारी से हल करता दिखाती है। एनोन काम करते करते जब थक जाती है और खिड़की से बाहर जैसे ही झांकती है तो सिग्नल आउट हो जाते हैं। सेल साइरस को उन क्लाइंट्स का डेटा निकालने का हुक्म देता है जो एनोन से काम ले रहे थे। झटपट उन लोगों की फहरिस्त तैयार हो जाती है और अगले ही दिन सेल को जिस नए कत्ल की इत्तला मिलती है, गुज़श्ता रात उसने एनोन से अपना क्राइम रिकॉर्ड डिलीट करवाया था। यानी अब ये वाज़े तौर पर कत्ल का ताना बाना एनोन से मिल रहा था। अब एजेंसी सेल को स्टॉक ब्रोकर का करैक्टर जारी रखने का हुक्म देती है। सेल अगले दिन एक हुकर से नशा खरीदता है और एनोन को उस रिकॉर्डिंग को रिमूव करने के लिए बुलाता है। सेल ने इस बार कुछ अलग तरह से तैयारी कर रखी थी। एनोन उसके लेंस डाटा से उस हुकर को मिटा देती है और यूं दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सेल अपने बारे में एक फर्जी तारुफ करवाता है, जबकि एनोन भी अपनी कुछ दुखी कहानी शेयर करती है और दोनों बातों बातों में काफी खुल जाते हैं। तब एनोन सोचती है कि एक लंबे अरसा बाद कोई शख्स उसकी जिंदगी में शामिल होना चाहता है, तो क्यों ना उसका पास्ट भी एक बार जरूर देख लिया जाए। यूं वो सेल को खबर किए बगैर उसके मेटा लेंस को चेक करती है तो वो स्टॉक ब्रोकर नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था जो एनोन से मिलने से कुछ वक्त कबल हेडक्वार्टर में उसे फांसने की बात कर रहा था। यूं एनोन सारा खेल समझ जाती है। अब इस मुलाकात में लेस्टर शीशे के पीछे छुपा हुआ था और एनोन चुपचाप वहां से हवा हो जाती है, लेकिन लेस्टर शीशे के पीछे से नहीं निकलता। सेल उसको आवाज देता है तो कोई जवाब नहीं आता। सेल शीशे के पीछे देखता है तो लेस्टर बिल्कुल वैसे ही मरा पड़ा था जैसे हैकर दूसरों को मार चुका था। सेल के तो एक बार तोते उड़ जाते हैं और इसी दौरान एनोन उसे कॉल करके कहती है, सेल मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुकी हूँ। अगर आइंदा तुमने मुझसे मिलने की कोशिश की तो ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात ही होगी। अब इस सारे सीन से एजेंसी का एनोन पर शक मजीद गहरा तरीन हो गया कि कातिल कोई और नहीं बल्कि एनोन ही है और सेल एनोन के साथ जज्बाती ताल्लुक कायम करने की कोशिश में उसकी जाती दुश्मनी की जद में आ गया था। यानी खेल अब दोनों तरफ से खुलकर सामने आ चुका था। एक तरफ गुमनाम हैकर एनोन तो दूसरी तरफ सेल और एजेंसी। खेल अब बुरी तरह फंसने वाला था और कहानी बहुत ही सनसनीखेज हो जाती है। नाज़रीन, एजेंसी के मुताबिक एनोन अपने हर क्लाइंट को कत्ल कर रही थी और सेल बतौर क्लाइंट से आगे उसके जाती ताल्लुक में जाता जाता अपनी असल प्रोफाइल एक्सपोज करवा बैठा था और अब दोनों खुलकर सामने आ चुके थे। नाज़रीन, यहाँ पर मेटावर्स वर्ल्ड और एक्चुअल वर्ल्ड जब फ्यूचर में मिक्स होंगे तो एक आम आदमी के साथ क्या हो सकता है, ये आप अब से आगे जानेंगे। रात को सेल अपने कमरे में मौजूद था कि एनोन का मैसेज आता है कि तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होगा। सेल कहता है, बतौर सिक्योरिटी ऑफिसर मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एनोन कहती है कि तुम धमकी सिर्फ इसलिए दे पा रहे हो क्योंकि अभी तुमने कुछ देखा नहीं है। देख मैं तुम्हें कैसे पागल करके मारती हूँ। इस आखिरी मैसेज के साथ ही सेल का विजुअल डिस्टर्ब होकर बदलने लगता है और अब वो खड़ा तो अपने कमरे में था लेकिन आंखें देखती हैं कि वो एक गली में अंधाधुंध भाग रहा है और कोई उसे कत्ल करना चाहता है। कातिल की गुर्राहट, सुनसान गली और मौत का खौफ। अचानक कातिल उसको जमीन पर गिरा लेता है और ज़िबा करने की कोशिश करता है। सेल जो कि हकीकत में अपने कमरे में मौजूद था, वो इस तरह चीखता है जैसे बकरा ज़िबा किया जा रहा हो और वो फर्श पर गिरा उस इल्यूजन में मौजूद कातिल से बचने की कोशिश करता है। और जब कातिल उस पर आखिरी वार करता है और सेल मरने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है तो उसके गिर्द मुकम्मल तौर पर खामोशी छा जाती है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वो अपने कमरे में ही था। इसी दौरान उसे एक दूसरा मंजर दिखाई देता है कि कोई पागल कुत्ता उस पर टूट पड़ा है और वो उससे बचने के लिए तड़पता है, मचलता है और कुछ वक्त बाद ये मंजर भी खत्म हो जाता है और वो दीवार से टेक लगाए सांसें बहाल करने लगता है। उसकी कुव्वते इरादी, बहादुरी, सोचने की ताकत, हर चीज मिनटों में तबाह हो गई थी और वो बच्चों की तरह सहमा हुआ था। इसी दौरान एक तीसरे मंजर में वो अपने कमरे में बेशुमार चूहे देखता है जो उस पर टूट पड़ते हैं, उसे नोचने लगते हैं। सेल की वहशतज़दा चीखें पूरी बिल्डिंग में गूंजती हैं।
वो तड़पता मचलता हाथ जोड़ता है और कुछ ही वक्त बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कोई चूहा और ना ही कोई पागल कुत्ता, ना किसी कातिल ने उसे मारने की कोशिश की थी। एनोन उसके लेंस को हैक करके उसमें ऐसे वीडियो टेम्पलेट प्ले कर रही थी जिसने उसकी ब्रेन सेंसेस को उखेड़ कर रख दिया था। नाज़रीन, इंसानी सेंसेस की कमजोरी ये है कि ये जैसे ही खौफ महसूस करती है, इनमें एनालिटिक पावर तकरीबन खत्म हो जाती है। ये सच और झूठ के दरमियान फर्क नहीं कर पाती और दिमाग को बिरोनी डेटा जो कि फेक होता है उसको रियलिस्टिक बनाकर दिखाती हैं। एनोन सेल को इल्यूजन दिखाने के बाद कहका लगाती है और कहती है कि तुम एजेंसीज के लोग आम लोगों को खूब इशारों पर निचवाते हो। तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारा पालतू है, लेकिन अब देखना कि तुम एजेंसी वालों को मैं कैसे निचवाती हूँ। इसके बाद वो चैट ऑफ हो जाती है। अगले दिन सेल ड्यूटी पर जाने के लिए जैसे ही रूम से निकलता है तो अचानक बिल्डिंग की राहदारी में शदीद आग भड़क उठती है। सेल जल्दी से हवास बाख्ता होकर अंधाधुंध गोलियां चलाता है, लेकिन अगले ही लम्हे वहां कोई आग न थी, सब कुछ नॉर्मल था। अलबत्ता पड़ोसी रूम से निकलकर उससे पूछता है कि सेल सब खैरियत तो है। सेल कोई जवाब दिए बगैर लिफ्ट तक आता है और लिफ्ट खाली थी और जैसे ही वो लिफ्ट में घुसने की कोशिश करता है तो वो महज एक दीवार थी, जबकि हकीकत में लिफ्ट दूसरी साइड पर थी। अब सेल गाड़ी लेकर रोड पर आता है तो खिलाफे मामूल शहर का मसरूफ तरीन रोड बिल्कुल खाली था। सेल जब एक चौराहे को पास करने लगता है तो अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल नाजरीन, रोड खाली नहीं था, बल्कि एनोन उसके लेंस में ऐसे वीडियो टेम्पलेट प्ले कर रही थी जैसे शहर के तमाम रोड बिल्कुल खाली हैं और वो किसी भी तरह अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी चला सकता है। अब सेल का दिमाग मुकम्मल तौर पर शल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि जो कुछ नजर आ रहा वो सच है या जो नजर नहीं आ रहा वो सच है। वो तकरीबन पागल हो चुका था। सेल गाड़ी को साइड पर लगाकर अपने दोस्त चार्ली को कॉल करता है। कुछ वक्त बाद चार्ली उसके पास आता है तो उसे सेल की हालत देखकर बहुत हैरत होती है, जबकि सेल अपने साथ बीती सारी आप बीती उसे सुनाता है कि किस तरह एनोन उसकी आंखें हैक करके उसे मारने से पहले पागल करने पर तुली हुई है। और अभी वो ये परेशानी बयान कर ही रहा था कि एक पुलिसमैन आता है जो उसे बताता है कि सेल आपने अपने पड़ोसी को कत्ल कर दिया है और ये इन्फॉर्मेशन उन्हीं उसके लेंस से मिली। हालांकि सेल ने अपने पड़ोसी को कत्ल नहीं किया था। पुलिस उसे इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठाकर उसी के लेंस का रिकॉर्ड करदा डाटा उसे दिखाती है, जिसमें वो पहले बिलावजह फायरिंग करता है। फिर जब पड़ोसी निकलकर उससे खैरियत पूछ रहा था तो वो उसे भी मार देता है। सेल चार्ली से कहता है कि चार्ली मेरे दोस्त, मेरा यकीन करो, ये सब कुछ एडिटिंग है। पड़ोसी को एनोन ने कत्ल किया है और वो उसे मेरे साथ डालना चाहती है। लेकिन चार्ली और पुलिस उसका यकीन नहीं करती और सेल चीख कर कहता है कि यार, एजेंसी के कहने पर एक खतरनाक हैकर के सामने चारा बना हूं और अब आप मुझ पर ही यकीन नहीं कर रहे। चार्ली एनोन के गिरफ्तार होने तक, तफसीलात के बाहर आने तक सेल को सस्पेंड कर देता है और उसे घर में हाई सिक्योरिटी पर नजरबंद कर देता है, जबकि शहर में पुलिस और एजेंसीज एनोन की तलाश में पूरी तरह एक्टिव हो जाती हैं। अब सेल घर में कुछ इस तरह नजरबंद था कि एक पुलिस ऑफिसर हर वक्त उसकी आंखों से देख रहा था। अब सेल मन ही मन में एनोन तक पहुंचकर उसे पकड़ने का प्लान बनाता है। लास्ट बार साइरस के साथ मिलकर जब उसने एनोन के विजुअल स्ट्रीम को हैक किया था तो एनोन ने घर से बाहर एक नजर देखा था, जिसके बाद सिग्नल लॉस्ट हो गए थे। अब उसे एक कमजोर सा अंदाजा हो गया था कि एनोन शहर के किस हिस्से में और कहां छुपी हो सकती है। अब जो कि एजेंसी का एक बंदा घर के बाहर हर वक्त सेल की आंखों में से देख रहा था, तो सेल उसे चुकमा देने के लिए कुछ वक्त अपनी पुरानी यादें देखता है, फिर नींद का बहाना करके आंखें बंद कर लेता है। बाहर सिक्योरिटी ऑफिसर को भी यही लगता है कि शायद अब सेल सो चुका, लेकिन सेल कुछ और ही प्लान कर चुका था। वो बंद आंखों के साथ घर से बाहर निकलता है। सिक्योरिटी ऑफिसर से कुछ ही फासले पर जैसे ही आंखें खोलता है तो सिक्योरिटी ऑफिसर उसे देखकर चौंक जाता है और इसी दौरान सेल उसे बेहोश करके एनोन की तलाश में निकल जाता है, जबकि उसकी इस कार्रवाई का इल्म एजेंसी को भी हो जाता है। चार्ली अपनी टीम के साथ सेल के ताक़ुब में निकल खड़ा होता है, जबकि सेल आखिरकार एनोन की लोकेशन को ढूंढ ही लेता है और जाते ही उस पर पिस्टल तान कर कहता है कि मैं इतना जलील जिंदगी में कभी नहीं हुआ जितना तुमने मुझे सिर्फ 24 घंटे में कर दिया। आगे से एनोन कहती है
कि मुझे हैरत इस बात पर है कि तुम अभी जिंदा हो, क्योंकि कोई है जो मेरे हर क्लाइंट को मार रहा है और मुझे हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे धकेलना चाहता है। हालांकि मैं एक बेज़र्र इंसान हूँ। मुझे जब इल्म हुआ कि तुम एक सिक्योरिटी एजेंसी के फर्द हो तो मैंने खौफ के मारे तुमसे दोबारा मुलाकात नहीं की और ना ही किसी किस्म का टेक्स्ट किया, और तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये कहकर एनोन कुछ प्रूफ भी दिखाती है जिससे सेल को मालूम होता है कि कातिल और एनोन दो अलग अलग कैरेक्टर हैं। इसी दौरान चार्ली वहां छापा मारता है तो सेल वहां अकेला खड़ा दीवार पर पिस्टल ताने बातें कर रहा था। एनोन, जिसने खुद को इस हद तक सिक्योर कर रखा था कि गवर्नमेंट के अलॉट शुदा लेंस भी उसको देख नहीं पा रहे थे, हाँ वो खुद जिसे नजर आना चाहे आ सकती थी। चार्ली वहां आता है और चीख कर कहता है कि सेल तुम पूरे हिल चुके हो। आगे से सेल भी चीख कर कहता है कि मेरा यकीन करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये एनोन तुम्हारे सामने खड़ी है। ये कातिल नहीं है बल्कि कोई इसका हैकिंग कैरियर खत्म करना चाहता है। आगे से चार्ली चीख कर कहता है कि तुम्हारे हिलने की इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि यहाँ कोई भी नहीं खड़ा, फकत तुम, मैं और एजेंसी के लोग हैं। एनोन सेल को दोबारा मिलने का कहकर वहां से हट जाती है, जबकि सेल को वापस घर में दोबारा नजरबंद करके उसकी सिक्योरिटी डबल कर दी जाती है। अगले दिन सेल को एनोन का मैसेज आता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। सेल कहता है बाहर सिक्योरिटी बहुत सख्त है। एनोन कहती है कि अभी देखना। कुछ वक्त बाद सिक्योरिटी को एक फेक इमरजेंसी ऑर्डर मिलता है और वो वहां से निकल जाते हैं। अब एनोन सेल के घर में दाखिल होती है और इसी दौरान सेल के विजुअल फिर से बदलने लगते हैं और वो देखता है कि वही पिस्टल लिए किलर उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है और वो मरने से कबल खुद को ही देख रहा था। और इसी दौरान कमरे में अचानक फायर की आवाज गूंजती है और किसी मर्द के चीखने की आवाज आती है और साथ ही सेल के विजुअल भी ठीक हो जाते हैं और वो देखता है कि सामने एनोन खड़ी है, जबकि फर्श पर कोई औंधे मुंह गिरा हुआ था। वो जैसे ही कराहता हुआ चेहरा ऊपर करता है तो सेल देखता है कि वो साइरस था, वो हैकर जिस एजेंसी ने एनोन को पकड़वाने के लिए हायर किया था। क्योंकि विजुअल सिस्टम के झटके के बाद सेल अभी पूरी तरह हवास में नहीं था, इसीलिए साइरस एनोन से कहता है कि मुझे तुम्हारी लोकेशन का इल्म था, लेकिन देखो मैंने इन एजेंसी वालों को खबर नहीं होने दी। अब भी मौका है कि तुम मेरे अंडर काम करो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत खौफनाक लिखा है। सेल को जो पिछले 24 घंटों में मैंने जो ट्रेलर दिखाया है वो उसने तुम्हें बता ही दिया होगा। मैं नहीं चाहता कि जो ट्रेलर सेल ने देखा उसकी पूरी फिल्म की मेन हीरोइन तुम बनो। तो क्या ख्याल है? एनोन नफरत से उसकी तरफ देखती है और कहती है फिल्म तो तब बनेगी जब तुम जिंदा रहोगे। और इसी के साथ ही साइरस उठ खड़ा होता है और दोनों आपस में गुत्थम गुत्ता हो जाते हैं। और सेल जो अब नॉर्मल पड़ा मौका की तलाश में था, वो बिन देखे बैक फायर करता है और साइरस मुंह के बल गिरकर तड़पने लगता है। उसके बाद एनोन चार्ली को मिलती है और उसे विद प्रूफ बताती है कि वो सब कत्ल दरअसल साइरस ने ही किए थे। वो साइरस जो उनकी हसास तरीन लोकेशन में बैठकर उन्हीं उल्लू बना रहा था। इस बात का इल्म जब कमिश्नर को होता है तो वो चार्ली को सस्पेंड कर देता है, क्योंकि उसने एक क्रिमिनल का रिकॉर्ड चेक किए बगैर ही उसे एजेंसी के हेडक्वार्टर में ला बैठाया था। नाज़रीन, फिल्म के आखिरी सीन में हम सेल और एनोन की मुलाकात देखते हैं, जिसमें वो बताती है कि इंसान की असल सिक्योरिटी और अजमत उसकी अपनी आंखों में है, ना कि उसके ऊपर टेक्नोलॉजिकल लेंस लगाने में। सेल पूछता है कि एनोन तुम गायब कैसे हो जाती हो? एनोन कहती है कि तुम सब लोगों के लेंस गवर्नमेंट के बनाए एल्गोरिदम के मुताबिक चलते हैं और ये एल्गोरिदम हर इंसान को उसके फेस पैटर्न के हिसाब से नंबरिंग देता है और मैंने अपने फेस की नंबरिंग को बदल दिया है और यूं मुझे अब सिर्फ वही देख सकता है जिसे मैं खुद नजर आना चाहूं। ये कहकर वहां से एनोन गायब हो जाती है और फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। नाज़रीन, चूंकि कहानी पहले ही बहुत वक्त ले चुकी है, लिहाजा मैं ज्यादा तबसरा किए बगैर सिर्फ इतना कहूंगा कि इस फिल्म की कहानी से हम अंदाजा कर सकते हैं कि जब मेटावर्स टेक्नोलॉजी अपने उरूज पर होगी तो क्राइम, इन्वेस्टिगेशन और दीगर चीजें किस हद तक बदल जाएंगी और एक आम आदमी जो मेटावर्स की जन्नत को एंजॉय कर रहा होगा उसकी मेंटल हेल्थ और जिंदगी कितने बड़े रिस्क पर खड़ी होगी। ये आपने फिल्म की स्टोरी से सीखा। अब इस फिल्म की कहानी को मैंने बहुत थोड़ा एडिट किया है,
बल्कि इसमें छेड़छाड़ की इतनी कम गुंजाइश थी कि अगर मैं इसके सेक्सुअल सीन को भी कट करता तो पूरी स्टोरी जो थी वो मुतासर होती, क्योंकि फिल्म का हर सीन अगले सीन से जुड़ा हुआ था। तो मेरे पास स्क्रिप्ट की टाइमिंग को एडजस्ट करने में, एडिटिंग उसकी यानी कि स्क्रिप्ट की एडिटिंग और अपनी तरफ से कुछ नया डालने की ऑप्शन जो थी इस फिल्म में ज़्यादा नहीं थी। तो बस थोड़ी जो है वो वीडियो टाइमिंग इसलिए ज़्यादा होगी। तो आपको ये काविश कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके तमाम कमेंट्स को पढ़ता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।